Hello everyone, I hope and I do pray that you all are doing great in your houses. So today again I am going to start with the second lecture on this polymer chemistry. तो आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? We are going to study what some important polymers जो आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, हम उनको पढ़ेंगे. और टू बी वेरी फ्रैंक, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स. दैट्स इट, चैप्टर खत्म. ठीक है, सो हमने एक पार्ट तो कर लिया. मोस्टली आफ्टर दिस लेक्चर देयर विल बी ओनली वन वीडियो और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा. सो उसके बाद आई विल गोइंग टू जंप ऑन. हमने अमाइंस करा, सो दैट वाज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब हम जो चैप्टर करने लगे हैं दैट इज पॉलीमर केमिस्ट्री. ये है आपका अप्लाइड केमिस्ट्री. अब इसके बाद मैं डायरेक्टली जंप करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे. जब वहां से एक चैप्टर होगा तो देन आई विल अगेन जंप ऑन टू फिजिकल केमिस्ट्री. हम इस तरीके से करेंगे बिकॉज आई गॉट न्यूज फ्रॉम गवर्नमेंट. कुछ इस तरीके से आपको करना है बिकॉज मैं आगे बताऊंगा कि गवर्नमेंट की न्यूज क्या है, जिसकी वजह से थोड़ा और कंफर्मेशन हो जाएगा. बिकॉज नहीं तो हम यहाँ पे कैसे पढ़ाते हैं, फिजिकल स्टार्टिंग एंड वी ऑल नो फिजिकल, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक एक साथ, फिर इनऑर्गेनिक एक साथ एंड देन अप्लाइड केमिस्ट्री. बट द सिनेरियो हैज बीन चेंज ड्यू टू दिस लॉकडाउन, तो हमें थोड़ा अपना एप्लीकेशन चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं कौन सा. We'll go on to the topic called as some important polymers. बहुत ही इजी है, इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है पॉलीमर्स में, और ये करीबन 4 से 5 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है. और आपको कैसे क्या करना है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ क्लासिफिकेशंस है वो याद रखना है. और ये पॉलीमर कौन से स्ट्रक्चर को बिलोंग करता है, कौन से प्रोसेस को फॉलो करता है, मतलब पॉलीमराइजेशन को कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है, यही सब करना तो ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है. सो अंडर दिस टॉपिक द फर्स्ट वन इज व्हाट, रबर. रबर क्या होता है, व्हाट इज रबर? देखो रबर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या है, ये ओरिजिन क्या है इसका, ये जो पॉलीमर है रबर, ये इट्स एन प्लांट ओरिजिन. कहां से बनता है? ये प्लांट से बनता है. ठीक है, आपको रबर प्लांट पता ही होगा. बेसिकली गाइस याद रखना, जितने भी इलास्टोमर्स है उनको पॉपुलरली हम क्या बोलते हैं, वी से इट एज अ रबर. जिसके पास प्रॉपर थोड़ा टफ होता है, थोड़ा स्ट्रेचेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है. ठीक है, अब इस रबर के अंदर भी, अच्छा ये रबर कहाँ कहाँ यूज होता है? आपका मोबाइल का बहुत सारे जो कवर होते हैं वो रबर से बनते हैं. आपके जो शू के जो सोल्स होते हैं वो रबर के बने होते हैं. सर्जन जो अपना ग्लव्स यूज करता है वो भी रबर के बने होते हैं. गार्डन में अगर आप देखोगे जो होज होते हैं वो भी रबर के बने होते हैं. तो गाइस रबर का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है. दैट्स व्हाई इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू कि you are surrounded by polymers. हर जगह polymers everywhere. The कपड़ा which I am wearing is polymer, right? Simple. The hair which is made out of protein is polymer. हर जगह polymer है. कहीं एक ऐसी जगह बताओ जहाँ पे polymer नहीं है. So whole body everywhere is polymer. AC का जो डब्बा होता है ना, जो स्ट्रक्चर होता है, बाहर का स्ट्रक्चर होता है, that is also an polymer. तो polymer हर जगह है. आपकी बॉडी में polymer है, आपके बॉडी के बाहर polymer है, हर जगह polymer है. चलो, so रबर एक्चुअली में 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं नेचुरल रबर और दूसरा होता है वल्कनाइज्ड रबर. वल्कनाइज्ड रबर, दोनों में डिफरेंस क्या है? याद है गाइस हमने क्या बोला था कि एक होता है सिंथेटिक, एक होता है सेमी सिंथेटिक. जो सिंथेटिक के सिंपल है वो तो मैन मेड है. आपने 2 मोनोमर या 3 या एक ही मोनोमर को यूज करके आपने कुछ चीजें बना दी कोई केमिकल यूज करके. दैट इज कॉल्ड एज सिंथेटिक. सेमी सिंथेटिक क्या होता है कि आपने नेचुरल चीजों को कुछ अपने हिसाब से चेंजेस कर दिया. वो क्या चेंजेस होगा और क्यों आपका वल्कनाइज्ड आया, वल्कनाइज्ड रबर को क्यों दुनिया में लाया गया, एंड हाउ इट केम इनटू द लाइफ, हम वो भी पढ़ेंगे. ठीक है, सो पहले बात करते हैं नेचुरल रबर की. देखो नेचुरल जो रबर होता है ना, ये किससे बनता है? आइसोप्रीन से बनता है. अब आइसोप्रीन का जो केमिकल नेम है वो क्या है? 2-methyl 1,3 डाइईन. ठीक है, ब्यूटाडाइन, सॉरी गाइस, इट इज ब्यूटाडाइन. अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. ब्यूटा है मतलब कितने कार्बन है? 4 कार्बन. तो इस पे आप 4 कार्बन लगा दो, दैट इज 1 2 3 एंड दिस इज 4. अब क्या बोल रहा है कि सेकंड वाले कार्बन पे मिथाइल है, तो इधर से सेकंड ले लो, इधर से कहीं से भी सेकंड ले लो. आपके बुक में यहाँ से सेकंड लिया तो मैं यही ले लेता हूँ. सेकंड इज मिथाइल. पता ना मिथाइल क्या होता है? मिथाइल ब्यूटाइल प्रोपाइल लगाओ, ठीक, इथाइल. अब इसमें क्या बोला है, फर्स्ट और थर्ड पे क्या है? डाइईन है. ब्यूटा तो बना दिया आपने, डाइईन है. डाइईन मतलब डबल बॉन्ड, तो वो हियर एंड ओवर हियर. सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है.
अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है क्या। तो यहाँ पे अगर मैं 2 डाल दूँ तो सेटिस्फाइड, यहाँ पे अगर मैं 2 डाल दूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ एक H डाल दूँ तो सेटिस्फाइड। ठीक है, वही कार्बन का बॉन्ड यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 करेक्ट। यहाँ पे एक हाइड्रोजन से एक इससे 2 हो गया और 2 यहाँ पे 4, इसका 2 विथ हाइड्रोजन एंड 2 ओवर हियर 4, और इसका भी सेम ऐसे 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड है एंड 2 विथ हाइड्रोजन, इसका 3 यहाँ पे एक यहाँ पे 4। तो इस तरीके से बैलेंस हो गया, आपने अपना स्ट्रक्चर बना दिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर जो है ना वो पॉली आइसोप्रीन है, मतलब बहुत सारे आइसोप्रीन स्ट्रक्चर आपको मिल करके बनाते हैं। अब देखते हैं कि बनता कैसे। ठीक है, अब इसको पॉलीमराइज करोगे, क्या करोगे, इसको पॉलीमराइज करोगे। नेचुरल स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, पॉलीमराइज करेंगे हम लोग। व्हाट विल हैपन, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यस और नो। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर दो तो यहाँ पे होगा एक H ऊपर एक H नीचे, बॉन्ड ब्रेक हो गया। इसको हटा दो, ये बॉन्ड निकल गया यहाँ से, तो एक ही बॉन्ड आएगा। C ऊपर H डाल दो, नीचे CH डाल दो, चलेगा। ऊपर CH डालो या नीचे चलेगा, चलो हम लोग नीचे डाल देते हैं। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में नीचे CH3 हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आया जैसे, यहाँ का देखो C एक H नीचे डाल दो। अब यहाँ से तो डबल बॉन्ड निकल जाएगा, फिर पॉलीमराइज करो तो डबल बॉन्ड निकलेगा, तभी तो वैलेंसी फ्री होगी, तभी तो एक ही आपस में जॉइंट होगा, तभी तो पॉली आइसोप्रीन बनेगा, पॉली तभी बनेगा। ठीक है, तो मैंने एक डबल बॉन्ड निकाल दिया और यहाँ पे मेरा 2H एसिड्स। ठीक, अब देखो होगा क्या, इन दिस केस व्हाट विल हैपन कि यहाँ से जो डबल बॉन्ड निकला है, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, एक आपका बॉन्ड खाली हो गया यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे खाली हो गया। ठीक है, यस, एक बॉन्ड यहाँ पे खाली, एक बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, अब सवाल ये आता है यार, आप लोग ध्यान देंगे गाइस, ध्यान देंगे तो इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी भी बाकी है, मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन हुआ क्या, ध्यान से देखना, जब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर यूज कर लिया बॉन्ड के लिए, और सेम यहाँ पे भी होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो इधर वाले ये वाले ने क्या किया, यहाँ पे बॉन्ड के लिए यूज कर लिया, दिख रहा है आपको। ये दोनों क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, ये दोनों मिलके, ये इलेक्ट्रॉन नीचे उतरेगा, ये भी नीचे उतरेगा, और क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इस तरीके से देखिए 1 2 3 और यहाँ पे तो बॉन्ड बनेंगे 4। इसका देखिए 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4, 1 2 1 2 3 4 भैया 1। ये भी आपका पूरा इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कौन सा, पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर है ये, रबर है, रबर। तो अगर आपको लैब के अंदर बनाना है तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन हम ये देखते हैं कि नेचुरली कैसे बनता है। नेचुरली मतलब किस तरीके से प्रेजेंट होता है, नीड टू सी हाउ नेचुरल रबर लुक्स। ठीक है, हमें क्या देखना है कि नेचुरल रबर किस तरीके से दिखता है। देखो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लगाना है CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सॉरी CH3, डबल बॉन्ड CH2, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे CH2। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी ऐसे सेटिस्फाइड होगी, मतलब ये वाला चेन दिख रहा है CH2। और ये देखना, हमेशा याद रखना कि ये जो पार्ट है नेचुरल रबर में, ये पहले ही बार में, तो पहले वाले के पास ही CH3 होगा, ये हमेशा याद रखना। तो पहले वाले के पास CH3 है, अब दूसरे वाले के पास क्या है, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे दूसरी जगह CH2 होगा। तो आप एक H ऊपर लगा दो, H लगा दो ऊपर, नीचे क्या लगाएंगे, CH2। फिर से आ जाओ यहीं पे, अब ये एक मोनोमर बन गया, दूसरा मोनोमर तो यहीं से शुरू होगा ना, यहीं से शुरू होगा, तो वो लिंकेज इसके साथ होगा, दैट इज CH2। फिर नीचे जाएगा, CH2 का रिंग बन गया, कार्बन का डबल बॉन्ड। अब हमेशा देखना इसके पास ही CH3 रहेगा ना, दिख रहा है, पहले वाले के पास ये पहला है। ठीक है, ये पार्ट आपने बना लिया इन द फॉर्म ऑफ CH2। अब ये जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के पास पहले वाले के पास है CH3, तो नीचे क्या बनाएंगे, CH3। ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बना लो आप CH2 और नीचे फिर से H लगा लो। फिर अब ये बॉन्ड बनते जाएगा CH2 का, बना लो C डबल बॉन्ड को, पहले के पास ही जाएगा ये, और इस तरीके से यहाँ डाल दो आप H डाल दो, यहाँ डाल दो CH2। आई होप थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा और थोड़ा दिख नहीं रहा आपको, तो मैं थोड़ा इस तरफ ले लेता हूँ। C यहाँ पे डाल दो CH3, सॉरी H डाल दो, यहाँ पे चले जाएगा आपका CH2 और इस तरीके से बॉन्ड बढ़ता जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, दैट इज आइसोप्रीन। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इस तरीके से आपको बढ़ते जाएगा यहाँ पर भी, और इस तरीके से यहाँ पर भी
बढ़ते ही जाने वाला है, ठीक है, यहाँ पे भी इंक्रीज होगा। होता क्या है गाइस कि अब ये जो एक लेयर देखो ये लीनियर, याद रखना ये क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर बनता है इसका, तो ये सीधा ऐसे जा रहा है बराबर। अब इसके लेयर के नीचे एक लेयर आएगा, लेयर के नीचे एक लेयर आते जाता, लेयर आते जाता, बहुत सारा हाई मॉलिक्यूलर मास बन जाए, 130,000 और 150,000 के बीच में ये बनता है, दैट इज 2500 यूनिट इसकी बनती है एक साथ, ठीक है, ये हमेशा रखना। अब इस तरीके से आपको पता चल गया ये उसका प्रोसेस है और ये उसका नेचुरल ये है। अब हम क्या देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये याद रखना है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज सिस स्ट्रक्चर। एक होता है ट्रांस, एक होता है सिस। अब ये सिस स्ट्रक्चर जो है ना वो कहाँ पे है, इसके अक्रॉस द डबल बॉन्ड। व्हाट इज सिस? सिस की स्पेलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है, सिस एंड ट्रांस, ये दो चीजें जो जानना जरूरी है आप लोगों को, सिस एंड ट्रांस। देखो ये डबल बॉन्ड है, ध्यान देना ये आपका डबल बॉन्ड है। अब इस डबल बॉन्ड में 4 हैंड है इसके, 1 2 3 4। अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाले हैंड में ना इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ CH2 है, सेम स्ट्रक्चर है। क्या ऊपर भी सेम है? नहीं। तो ऊपर चाहे नीचे कहीं भी अगर सेम स्ट्रक्चर है तो उसको हम बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं? सिस। अगर ऐसा रहता है CH2 यहाँ पर है और CH2 यहाँ पे, मतलब अपोजिट में है, चाहे CH3 यहाँ पे और एक CH3 यहाँ पे होता है तो मैं इस स्ट्रक्चर को क्या बोलता? ट्रांस बोलता। मतलब कि अगर दो पैरेलल ऐसा ऐसा पैरेलली अगर सेम है तो सिस, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में या डायगोनली यू कुड से डायगोनली अगर सेम है तो इट विल बी कॉल्ड एज ट्रांस। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे है? सिस है। देखो यहाँ पर भी सिस मिलेगा आपको, हर जगह आपको सिस मिलेगा, ये भी नीचे ये दिस वन इज आल्सो डाउन, लेकिन मैंने बनाया नहीं अच्छे से, ऐसा है, ये भी ऐसे CH2 ऐसा। तो ये भी क्या है? पैरेलली। कहाँ देखना है? पैरेलली अक्रॉस द डबल बॉन्ड, ये चीज। दूसरी चीज और याद रखो गाइस कि जब इसका एक और मॉलिक्यूल नीचे आएगा, मतलब ऐसे ऐसे लीनियर है तो एक के ऊपर एक आएंगे, तो होगा क्या कि इन दोनों के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, दैट विल बी वैन डर वाल्स फोर्स एंड दैट विल बी वेरी मच वीक। इतना वीक होगा कि जैसे आप थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे तो इट विल गोइंग टू ब्रेक। तो जब कोई भी चीजें रबड़ से बन रही थी एट द वेरी बिगिनिंग नेचुरल रबड़ से, तो ऐसा था कि कुछ टाइम के बाद वेर एंड टेयर हो जाता था, उसका टूट जाता था थोड़ा सा प्रेशर लगाने के बाद। तो इन द ईयर 1839 a scientist came, an inventor came from America, his name was Charles Goodyear। आपने गुडियर टायर सुना होगा। उसने क्या किया, वैसे उसने बहुत सारी चीजें करी थी, उसकी एक बड़ी सी स्टोरी है, उतना हम नहीं डिटेल में करेंगे। तो व्हाट हैपेंड, उसने क्या किया, इसी आइसोप्रीन के साथ यहाँ पे देख लो, इसने क्या डाल दिया, he added सल्फर, इसने सल्फर ऐड कर दिया। और जब कभी भी आप सल्फर या कोई ऐसी चीज आप डालते हो किसी भी मोनोमर के अंदर, और वो मोनोमर क्या करते हो, वो चीज डालने से या वो एलिमेंट डालने से या वो कंपाउंड डालने से वो क्रॉस लिंक अगर बना देता है, ठीक है, क्या बना देता है? क्रॉस लिंक। याद रखना, क्रॉस लिंक बनाएगा तो दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन। एक डेफिनेशन आप लोग उसको लर्न कर लेना, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ एडिंग सल्फर, जब इसने S ऐड किया तो गाइस ये कहाँ ऐड होगा? हमने हमेशा पढ़ा है कि जो आपके अल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं और जो अल्कीन्स होती हैं वो अनसैचुरेटेड होती हैं। तो दिस इज अल्कीन ओनली, राइट, ये अल्कीन है। तो ये जो सल्फर है यहाँ पे आके बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ पे लिंक बना लेगा। किसके लिंक बनाएगा? सल्फर के। ऐसे लिंक बना लेगा, ऐसे। फिर यहाँ पे दूसरी चेन शुरू हो जाएगी और ये वाला डबल बॉन्ड निकल जाएगा। इस तरीके से चेन बना लेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिंक, अब जो रबर बनेगा दैट विल बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग रबर बनेगा। उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, देखो मैं चीजें लिख देता हूँ क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला जो बनेगा वो क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? जब आप उसका फोर्स लगाओगे तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिंक इट विल गोइंग टू स्ट्रेच तो होगा बिकॉज इलास्टोमर है, लेकिन ब्रेक नहीं होगा और फिर बैक टू द पोजीशन आ जाएगा, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दूसरी चीज क्या होगी? सेकेंड विल बी स्टिफनेस, बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, उसके साथ साथ टफ भी हो जाएगा, और इलास्टिक तो पहले से ही था, इलास्टिक। तो ये चार बातें आपको याद रखना है। क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, टफनेस एंड इलास्टिक। जस्ट बिकॉज ऑफ एडिंग सल्फर, इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल प्रॉपर्टी यू कुड से वो चेंज हो जाती है और ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वल्कनाइज बोलते हैं। देखो जैसे आपने व्हेन यू इंट्रोड्यूस्ड
any monomer or any chemical unit in polymer or in any of the substance, right? अगर वो आपको लिंक बना करके देता है, क्या बना करके देता है? लिंक. तो that is called as vulcanization. तो this will be called as vulcanization of rubber. नॉर्मली हम दूसरी भी चीजें ऐड करते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या ऐड कर रहे हैं? वी आर एडिंग सल्फर. ठीक है गाइस, चलो कॉपी करो. फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पॉलीथीन. अब पॉलीथीन आपके दो टाइप का होता है, एक का नाम है एचडीपी और एक का नाम है एलडीपी. वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तब तक ये कवर करो. अच्छा, जाते जाते और एक चीज बता रहा हूँ, वेल आई एम नॉट गोइंग, कि आपको वल्कनाइजेशन रबर के नीचे नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है डू यू नो. तो वो डू यू नो ऑब्वियसली एग्जाम में नहीं आते हैं, बिकॉज वहाँ पे स्ट्रेट अवे लिखा हुआ है इट इज नॉट यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. तो वहाँ पे उसको पढ़ लेना. ऑन द आइदर साइड ऑफ द पेज है, दोनों पेज के दोनों साइड पर भी है, दोनों को पढ़ लेना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, चलो पढ़ो. ओके गाइस, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीथीन. पॉलीथीन जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के हिसाब से. आपका जो टॉपिक है पॉलीमर केमिस्ट्री, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज पॉलीथीन. इसमें से कुछ ना कुछ दे विल गोइंग टू आस्क, इधर वन सेंटेंस, इधर आईयूपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड, इधर एमसीक्यूज, इधर यूजेस ऑफ एलडीपी एंड एचडीपी. अब बोलो सर एलडीपी एचडीपी क्या है? सो गाइस काम, पॉलीथीन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज एलडीपी एंड द अदर इज एचडीपी. अभी दोनों का मतलब क्या है? देखो, दोनों में जो मोनोमर यूज होता है, इन दीज मोनोमर CH2 डबल बॉन्ड CH2, सही पकड़े आप लोग, एथिलीन यूज होता है या इथीन यू कुड से, इस वजह से नाम है पॉलीथीन. अच्छा, ये जो नाम है दिस नेम इज IUPAC नेम, याद रखना. अगर कोई पूछे पॉलीएथिलीन लिखते कैसे इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं. कैसा? पॉलीएथिलीन, हम इसको ऐसा भी लिखते हैं, राइट? पॉलीएथिलीन. लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ पॉलीएथिलीन, द आंसर कम्स आउट टू बी पॉलीथीन. क्या नाम आएगा? पॉलीथीन. ओके, सो दिस पॉलीथीन, ये जो पॉलीथीन है, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. इट ब्लैक है. ओह शिट, हाँ, दो पार्ट में. दिस इज लो डेंसिटी पॉलीमर, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन. अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ह्यूज डिफरेंस है. आप जब मार्केट में जाते हो, वहां पे जो थैली मिलती है, चाहे आप मॉल में जाते हो, चाहे कहीं भी जाते हो, बहुत हल्की सी थैली होती है. जो पॉलीथीन होती है हल्की सी होती है, मतलब ज्यादा स्ट्रेस और ज्यादा उस पर फोर्स जाएगा तो इट कैन जस्ट टेयर ऑफ, राइट? तो वो सारे क्या है? दे ऑल आर एलडीपी. और लो क्वालिटी, एकदम लो क्वालिटी वाले एलडीपी है. ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे दो चीजें रखी हुई है, वो ये देखो, सी दिस इज ऑल्सो एलडीपी एंड दिस इज ऑल्सो एलडीपी. अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये थोड़ी सी लो क्वालिटी की है, बहुत कम पैसे में मिल जाती है, लेकिन ये थोड़ी हाई, थोड़ी सी हाई है. ये 2 रुपए की मिलेगी तो ये 50 पैसे में मिल जाती है, और यही रेट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, प्रिंट के हिसाब से ज्यादा पड़ जाता है. ओके, सो गाइस, आप जंबो थैली एंड ऑल है ना, वो सब के सब एलडीपी है, राइट? लेकिन एचडीपी क्या है? और ऐसा नहीं एकदम लो क्वालिटी वाले एलडीपी है, क्योंकि बहुत सारे जैसे आपके स्क्वीजेस बॉटल आते हैं ना, जो आप स्क्वीज करके बॉटल में पानी पीते हो, फिर घर में जो पतले से जो पाइप होते हैं, वो सब भी एलडीपी है. पहले जमाने, बहुत पहले जमाने में तो नहीं, आई वुड से 3 to 4 years बैक, पहले घरों में जो पाइप यूज होते थे पानी के लिए, वो बहुत पतला ग्रेइश कलर का, ब्लैकिश कलर का पाइप होता था. ठीक है, वो भी एलडीपी ही था. तो ये सारे एलडीपी है, प्लास्टिक है. अब एचडीपी क्या है? इससे थोड़ा हाई वाला है. जैसे आपने कचरे का डब्बा देखा होगा, फाइबर वाला, टॉयज देखा होगा. ठीक है, घर में बहुत सारे अलग अलग जो बकेट है, डस्टबिन है, ये सारे क्या है? एचडीपी है. तो बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या है आज. चलो देखो, होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है, ये थर्मोप्लास्टिक है. क्या है ये? दिस लिख देता हूं ये पे, इट इज थर्मोप्लास्टिक. इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब ये है कि ये रियूजेबल है, रिसाइकिल कर सकते हो आप इसको हीट करो, फिर से इसको कोई और दूसरे शेप में ला सकते हो. इट्स वेरी इजी. प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कि इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. बताऊंगा आगे क्या होता है. तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं किसको? एलडीपी को पढ़ते हैं. एलडीपी दैट इज लो डेंसिटी पॉलीमर. बनता कैसे? देखो, एन मॉलिक्यूल है किसके? आपके CH2 डबल बॉन्ड CH2. इस पे आपने डाला ट्रेसेस ऑफ O2. टेम्परेचर क्या रखा? 350 to 373 केल्विन. प्रेशर 1000 to 2000 atm.
अब यहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है guys। ये सब कुछ डाल दिया, अब होगा क्या कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस बॉन्ड विल गोइंग टू ब्रेक, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ये चले जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ठीक है। देखते हैं कैसे जाएगा। जो है सबसे पहले लिख लो, दैट इज CH ऊपर डाल देता हूँ, एक H नीचे डाल देता हूँ समझने के लिए, सिंगल बॉन्ड, एक H ऊपर एक H नीचे। अब हुआ क्या है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो वो आपको इस तरीके से बॉन्ड फ्री हो जाएगा, इधर भी एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा और यही आपकी क्या बन जाएगी, रिपीटिंग यूनिट, यही आपकी क्या बनेगी, रिपीटिंग यूनिट। दिस इज कॉल्ड एज इथीन, क्या है, इथीन या एथिलीन भी बोल सकते हो, एथिलीन, बराबर। अब यही रिपीटिंग यूनिट है, बार बार यहां से बनते जाएगा, यहां से बनते जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एलडीपी है, क्या ये एलडीपी। रीजन क्या है गाइस कि जब ये बनेगा बहुत सारे जब मॉलिक्यूलर मास इस पे एक के बाद बनते जाएंगे और ऐड होते जाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, देखो ये ऐसे बना। अब यहाँ पे एक ब्रांच आ जाएगा, इधर एक ब्रांच आ जाएगा, इधर एक ब्रांच आ जाएगा, फिर जो दूसरा बनेगा ना वो भी एक ब्रांच बना देगा। समझना यार, क्रॉस लिंक और ब्रांच में फर्क क्या है। क्रॉस लिंक क्या करता है कि ये यहाँ पे आके ना यहाँ पे आके ज्वाइंट हो जाएगा, ये वाला यहाँ जाके ज्वाइंट हो जाएगा, ये वाला यहाँ जाके ज्वाइंट हो जाएगा और ये किसी और से ज्वाइंट होगा। लेकिन जबकि ये क्या है, दीज आर ब्रांचेस, तो ब्रांच होने के वजह से दे वोंट गोइंग टू ज्वाइन, लेकिन एक यूनिट और दूसरे यूनिट में डिफरेंस बना देगा। अब ये डिफरेंस की वजह से ही बहुत सारे आपस में चिपक नहीं पाते, मतलब हाई डेंसिटी नहीं आ पाते, डेंसिटी लो हो जाती है। दैट्स व्हाई द नेम इज लो डेंसिटी। अब लो डेंसिटी की वजह से टफ तो है, ये भी टफ है, एलडीपी भी टफ है, एचडीपी भी टफ है, लेकिन अगर कंपेयर करूं एलडीपी को एचडीपी से तो ये थोड़ा लेस डेंसिटी है, तो लेस कमजोर होगा, सिंपल सी लॉजिक है, कमजोर होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़े कम होंगे। और ये कहां यूज होगा गाइस, ये याद रखना। अच्छा, ये ब्रांचेस क्यों आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की वजह से, जो हमने सिखा चुके हैं आपको, वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ब्रांचेस। और ब्रांचेस प्रोड्यूस होने के बाद इसकी डेंसिटी कैसे हो जाती है, डेंसिटी लो डेंसिटी हो जाती है। कैसे हो जाती है गाइस, वेरी गुड, लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी लो हो जाती है। प्रॉपर्टी इसमें क्या है कि ये इसकी जो टेम्परेचर है देखो टफ होगा, इसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी, टफ भी होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इलास्टिक नहीं होगा लेकिन होगा एक कुछ हद तक, टफ भी होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छा होगा। टेम्परेचर क्या होगा, और टेम्परेचर होगा 110 to 115 डिग्री, ये चीज याद रखना। दूसरी चीज है केमिकली इनर्ट भी होगा, कैसा होगा, केमिकली इनर्ट होगा, केमिकल से इनर्ट होगा, मॉइस्चर रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, मॉइस्चर रेजिस्टेंस, समझते, मतलब इसका मॉइस्चर का कोई भी असर इसके ऊपर नहीं होगा। अरे इतना लोहा जो होता है, आयरन जो होता है इतना स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर डाल दो तुरंत क्या हो जाएगा, करोजन शुरू हो जाएगा, रस्टिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन इतना पतला, इतनी छोटी सी चीज, इसको कुछ होने वाला नहीं है, बराबर, ठीक है। तो केमिकली इनर्ट है, पानी डाल दो, मॉइस्चर डाल दो, इसको कुछ होने वाला नहीं है। सो दिस इज दिस। अब इसको हम क्या देखना है, हमें अब क्या देखना है, यूजेस देखना है। किसके यूजेस देखने हैं, हमें यूजेस देखने हैं एलडीपी के। तो एलडीपी के यूजेस क्या है, एग्रीकल्चरल में जो पाइप्स होते हैं, एग्रीकल्चरल पाइप्स जो होते हैं उसमें ये यूज होता है। सबसे पहला मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप टेक्स्ट बुक में अच्छे से देख लेना। इरिगेशन में जो फैसिलिटीज में जो भी पाइप यूज होते हैं प्लास्टिक के, वो इसके ही पाइप्स होते हैं। और दूसरा चीज क्या है कि बॉटल्स होते हैं, स्क्वीज बॉटल गाइस, स्क्वीज बॉटल्स, जैसे बॉटल ले लो, स्क्वीज बॉटल्स। फिर इसके बाद घर में जो डोमेस्टिक पाइप्स होते हैं, डोमेस्टिक पाइप्स, ये इसमें भी यूज होता है। और भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक में कुछ दिया हुआ है, तो आई जस्ट रोट इट डाउन। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे इसमें और एचडीपी में क्या मेजर डिफरेंस है वो बता रहा हूं आपको। जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है वो यहाँ पे क्रिएट होता है बिटवीन दिस एंड दिस। एलडीपी तो बन रहा था, इट वाज दैट, और बहुत अच्छे तरीके से यूज में भी आ रहा था, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था इंडस्ट्रीज को, प्रॉब्लम ये थी गाइस कि ये जो पाना था ना, दिस 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर, वेरी डिफिकल्ट। इससे देखो इतना अगर आपको टेम्परेचर सॉरी प्रेशर चाहिए तो बहुत ज्यादा आपको एनर्जी लगता है। क्या लगता है, एनर्जी। क्या लगता है गाइस, एनर्जी, मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ज्यादा एनर्जी लगेगा तो ज्यादा पैसा लगेगा, अब जब ज्यादा पैसा लगेगा तो फिर क्या लगेगा, प्राइस। एलडीपी की जो क्या है, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। क्या इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस।
एनर्जी ज्यादा लगने से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अब जब प्राइस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है, हम क्या चाहते हैं कि हमें कोई भी चीज सस्ती पड़े और टिकाऊ। सस्ता और टिकाऊ जो एक फेमस सा टिपिकल लैंग्वेज में हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं ना, सस्ता होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। तो आपका जो साइंटिफिक प्रोसेसेस है, जो साइंटिफिक मैकेनिज्म है, जो इंजीनियरिंग की मैकेनिज्म है, वो भी यही चाहती है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ रेस बिटवीन इंडस्ट्रीज, देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन बिटवीन इंडस्ट्रीज। तो इसी कंपटीशन की वजह से टू साइंटिस्ट केम इन बिटवीन, दे वर कॉल्ड एज Ziegler and the second was Natta, or not that Natta, ये अलग नाम है guys। इन लोग ने क्या किए, they played a very major role and for that role they got what, they got Nobel Prize। इनको क्या मिला, Nobel Prize। देखो Nobel Prize कितनी बड़ी बात होती है, बराबर। तो इन्होंने उसमें बड़ा काम भी किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या निकाला, they made a mixture of two compounds, triethyl aluminium plus titanium tetrachloride, अब जैसे इन्होंने इस इथीन में, देखो ध्यान से देखना गाइस, इस इथीन में इस कंपाउंड को, इस मिक्सचर को अंदर डाला, किसको, ये आपका कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट प्लस टेम्परेचर कितना था, 33 केल्विन टू 343 केल्विन। प्रेशर देखो गाइस, प्रेशर 6 to 7 एटमॉस्फेयर। अब इस कैटलिस्ट की वजह से, विच इज नथिंग बट दिस, अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो ट्राइथाइल मींस व्हाट, C2H5, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4 हो गया, सिंपल। क्या क्या लिख दिया मैं यार, इसको आप लोग उधर ही लिख देते हो, ठीक है। चलो मैं यहां लिख देता हूं, इसको कंपाउंड का नाम है, यहां लिख देता हूं C2H5 ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस क्या था, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। दिस इज द कंपाउंड, ये आपका कंपाउंड था, मतलब ये आपका कैटलिस्ट था। जो कैटलिस्ट है वो यही है। जैसे इन लोगों ने वो कैटलिस्ट को डाला, what happens to pressure की requirement थी, which was over here in LTP is 1000 to 2000 atmosphere, it falls down to 6 to 7, मतलब ये ना के बराबर है गाइस। इसके सामने it is negligible, बराबर। टेम्परेचर में मैं मानता हूं उतना कुछ खासा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस तो आया। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मैजिक हुआ वो मैं आपको बताता हूं। प्रोडक्ट क्या बना, सेम वही सिंगल बॉन्ड H अगेन H। प्रोडक्ट में कोई चेंजेस हुआ है, यहाँ पे जो मोनोमर था वो वही था। चेंज क्या हुआ देखो यहाँ पे। अब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, इसकी प्रॉपर्टी देखना है गाइस, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। अब मजा देखो, इसके जो टेम्परेचर था, मतलब केमिकली इनर्ट, अगर कंपेयर करो इससे एलटीपी से, तो हाईली इनर्ट था, हाईली इनर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इनर्ट पहली चीज। दूसरा चीज क्या था कि ये मॉइस्चर से नहीं, वाटर से भी क्या था, ये इनर्ट था, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा ये भी याद रखना एक चीज और, कि ये जो है ये हाईली फ्लेक्सिबल है, ये उससे भी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। क्या लिखेंगे आप लोग, हाईली, ये हाईली फ्लेक्सिबल था, दिस इज नॉट दैट हाईली फ्लेक्सिबल, लेकिन बहुत ज्यादा टफ था, वेरी टफ। क्या था ये, बहुत ज्यादा हाईली टफ लिख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकली क्या था, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर था, ये भी बैड कंडक्टर है, कोई नया जादू इतना बड़ा नहीं हुआ था। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी थी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे कितना है, 110 टू 115, आपके टेक्स्ट बुक में 110 लिखा है तो आप वही लिखो, ठीक है। 110, इसका क्या इन बिटवीन 140 टू 150, तो ये सारी चीजें इसकी बढ़ गई, ठीक है। और अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बढ़ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस कंपाउंड। सिर्फ एक कंपाउंड यूज किया, कैटलिस्ट को यूज किया, एंड व्हाट हैपेंस हियर, ये थोड़ा सा चेंज हुआ कैटलिस्ट, और देखो टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ ही, सबसे बड़ा एनर्जी का सेव काम हुआ ओवर हियर। और जो क्वालिटीज आई वो हर जगह इससे, ये तो यूजेस है, इसके और इसके कंपैरिजन में
ये हमेशा आगे, तो सस्ता भी पड़ रहा है और इसकी प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है कंपेयर टू दिस। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो ब्रांचेस बन रहे थे, किसमें गाइस, यहाँ पे जो ब्रांचेस बन रहे थे, इस वजह से कैटलिस्ट की वजह से और प्रोसेस की वजह से देयर वाज नो ब्रांचेस और ये हाई डेंसिटी बना। ब्रांच नहीं था तो ऑब्वियसली बात हाई डेंसिटी बनेगा ही, तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा टफ बन गई। क्या बन गया, बहुत ज्यादा टफ। अब इस टफनेस की वजह से हम इसको कहाँ यूज करते हैं, मैं लिखूंगा नहीं, स्पेस नहीं है। इस टफनेस की वजह से हम इसको कहाँ यूज करते हैं, देखो बड़े बड़े डस्टबिन देखा आपने, घर वाला नहीं, बड़े बड़े डस्टबिन जो गवर्नमेंट के डस्टबिन होते हैं वहां पे यूज होता है। और कहाँ का यूज होता है, आपका जो टॉयज होता है बच्चों का जो टॉयज होता है उसमें भी ये चीजें यूज होता है। फिर से आपके जो बकेट्स होते हैं घर में, लैब जो होता है, लैब समझते हो ना आप लोग, लैब में जो बड़े बड़े जो गैलन्स होते हैं या फिर इक्विपमेंट्स होते हैं जो एक्चुअली प्लास्टिक के बनते हैं, वो सारा कुछ इससे ही बनते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आप लोग ये लिख लेना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन भी बहुत जबरदस्त चीज है। आपके नाउअडेज जो हम बोलते हैं नॉन स्टिक फ्राइंग पैन या नॉन स्टिक वैट्स होते हैं, कुकिंग वैट्स होते हैं, वो सब किससे बनते हैं, वो टेफ्लॉन से ही बनते हैं। ठीक है, चलो आप लोग लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर टेफ्लॉन। क्या टॉपिक है, नाम है टेफ्लॉन। वेरी इजी और कुछ न कुछ इसमें से भी पूछ सकता है आप लोग को। देखो टेफ्लॉन जो है उसका मोनोमर है CH2 डबल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। देखो हम इसको बोलते क्या है, डबल बॉन्ड CF2। दिस इज कॉल्ड एज टेट्रा फ्लोरोइथीन। क्या नाम है इसका, टेट्रा फ्लोरोइथीन। बहुत इंपॉर्टेंट है। टेफ्लॉन जिस केमिकली, देखो केमिकली टेफ्लॉन का नाम क्या है, टेट्रा फ्लोरोइथीन या एथिलीन, जो भी लिख लो आप, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, टेट्रा फ्लोरोइथीन। व्हाट हैपेंस, देखो टेफ्लॉन जो था, टेफ्लॉन वाज इन्वेंटेड एक्सीडेंटली। उसको एक्सीडेंटली इन्वेंट किया गया था बाय साइंटिस्ट इन अमेरिका। तो हम इतना स्टोरी में जाएंगे नहीं, बस मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ कि इट वाज एक्सीडेंटली इन्वेंटेड। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको बनाया कैसे जाता है, दैट इज CF2 डबल बॉन्ड CF2। अब इसमें आपको पहले तो एक इनिशिएटर यूज करना पड़ता है, केमिकल इनिशिएटर करेगा क्या, जैसे आप इसको कंपाउंड में डालोगे, बिकॉज ये कंपाउंड जो होता है ना, ये गैस होता है रूम टेम्परेचर। क्या होता है, गैस। ये भी याद रखने वाली चीज है, क्या ये गैस है। आपको 2-3 मोनोमर दे देगा और पूछेगा कि विच मोनोमर इज गैसियस एट रूम टेम्परेचर, तो आपको याद रखना पड़ेगा दिस वन इज द गैस एट रूम टेम्परेचर। जैसे इनिशिएटर आप यूज कर सकते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज H2O2, या फिर आप यूज कर सकते हो अमोनियम, दिस इज अमोनियम परसल्फेट, दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम परसल्फेट। ठीक है, आप इनिशिएटर यूज करो दिस और प्रॉपर टेम्परेचर रखो। व्हाट विल हैपन, दिस विल गोइंग टू ब्रेक। ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे नॉर्मली ब्रेक होता है, F सिंगल बॉन्ड F इधर और इधर, बस हो गया, टेफ्लॉन बन गया, सिंपल। दिस इज द मोनोमर। अब ये आपस में ज्वाइन होता जाएगा, आपका मोनोमर बनता जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है गाइस यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा ही केमिकली इनर्ट होता है, मतलब ये केमिकल्स पे रिएक्ट करता है नहीं, बहुत ज्यादा हीट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अल्कलाई जो भी कुछ ज्यादा इसमें रिएक्ट होगा नहीं। रीजन क्या है कि जो कार्बन का और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, ये ब्रेक ही नहीं होता है। चाहे उसमें आप अल्कलाई डालो, चाहे आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालो, इट वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब वो जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने सॉल्वेंट, जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल हो गया, उसके अंदर डाल दो, तो ये दोनों के ही अंदर ये जरा भी ब्रेक नहीं होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा ही केमिकली इनर्ट है। केमिकली क्या है, इनर्ट है। अब इसमें दूसरी चीज जो आती है, इसकी यूजेस कहां पर होता है, तो यूजेस आपको पता ही है, ये ऑयल सीरीज में होता है, गैस्केट में यूज होता है, और सबसे ज्यादा जो यूज होता है, जो कॉमनली है, वो है कुकिंग वैट्स। खाने में जो फ्राइंग पैन होता है, चूल्हा, आई डोंट नो, कुकर, प्रेशर कुकर्स, वो सारे में ये यूज होता है।
अब गैस्केट क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में गैस्केट बताया था, तो आई होप आप लोगों को याद होगा। चलो दूसरा इज व्हाट, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। जो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है गाइस, ये किससे बनता है, एक्रिलोनाइट्राइल से बनता है। किससे बनता है, सिंपल, पॉली मतलब तो मेन, तो यही हुआ आपका मोनोमर, क्या नाम है, एक्रिलोनाइट्राइल। कैसे बनाएंगे, सिंपल, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, दिस इज कॉल्ड एज एक्रिलोनाइट्राइल। अब इसमें सिंपल एक इनिशिएटर डाल दो, दैट इज पेरोक्साइड। क्या डालेंगे, पेरोक्साइड, और पॉलीमराइज कर दो। क्या करना है, पॉलीमराइज। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, फर्दर नहीं लेना आप लोग। यहाँ पे एकदम सिंपल है, क्या होगा, ये बॉन्ड टूट करके ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। कैसे करेंगे, सिंपल, मैं यहाँ कर लेता हूँ थोड़ा सा, एक H ऊपर गया, एक H नीचे गया, 2 H जो था इसका, ठीक है, यहाँ पे आपका फ्री हो गया। ये कौन सा, ये वाला क्या है, वो यही इलेक्ट्रॉन आया, ठीक। यहाँ पे इस तरीके से एक H ऊपर जाएगा और C ये नीचे जाएगा, और यहाँ पे बॉन्ड खाली हो जाएगा, सिंपल। इस तरीके से आपका ये बन गया। अब यही बार बार रिपीट होता जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अब ये रिजेंबल करता है किसको, वुल को रिजेंबल करता है, मतलब वुल की तरह ही दिखता है, ठीक है। तो एक सब्स्टिट्यूट बन जाता है वुल को। अगर आपके पास वुल नहीं है तो आप सिंथेटिकली वुल बना सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, इसको ही यूज करके हम क्या बनाते हैं, ऑर्लॉन बनाते हैं, ये एक्रिलन भी बोलते हैं इसको। अब बोलो सर ये क्या है, तो अभी कुछ टाइम के बाद, 3-4 महीने के बाद आप लोग स्वेट शर्ट पहनोगे, ठीक, आप स्वेटर्स पहनोगे, शॉल्स पे, ब्लैंकेट, शॉल्स यूज करोगे, वो सारा कुछ किससे बनता है गाइस, वो सारा कुछ इसी ऑर्लॉन से बनता है। इसका एक और नाम है एक्रिलन। क्या नाम है, एक्रिलन। तो ये एक्रिलन से बनता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक। चलो लिख लो, फिर आगे में बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, पॉलीएस्टर्स। चलो पढ़ो, सी द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीएस्टर्स। अब पॉलीएस्टर इज नॉट एनी पॉलीमर, ये ग्रुप ऑफ पॉलीमर्स है। क्या बोलेंगे गाइस, पॉलीएस्टर इज नॉट एनी पॉलीमर, इट्स ग्रुप ऑफ पॉलीमर्स जिनके अंदर एस्टर का लिंकेज होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने एस्टर बताया था, फिर से बता देता हूँ, व्हाट इज एस्टर्स। एस्टर लिंकेज क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीएस्टर। अब ये O इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको क्या ध्यान देना, ये चीज, ये लिंकेज जहां पर भी दिखा उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएस्टर लिंकेज। आज हम जो भी पढ़ने वाले हैं, देयर आर 3 थिंग्स इन दिस टॉपिक। एक होता है टेरिलीन, जिसका दूसरा नाम है डेक्रॉन। क्या नाम है, डेक्रॉन। दूसरा है PET, तीसरा है पॉलीकार्बोनेट। तो PET और पॉलीकार्बोनेट क्या होता है, PET क्या होता है, पॉलीएथिलीन थेरेफ्थलेट, ठीक है, और जो बॉटल, कंटेनर वगैरह बनाने के लिए काम में आता है, उसका हमें कुछ और पढ़ना है, मैकेनिज्म कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ दिया हुआ वो पढ़ना है। पॉलीकार्बोनेट जो होता है ना, वो एक रेजिन होता है, थर्मोसेटिंग रेजिन्स होता है। वैसे ये सारे थर्मोसेटिंग्स होते हैं। तो रेजिन्स क्या होते हैं, रेजिन्स क्या होते हैं, देखो आपने देखा होगा रबर ट्री में बात में से कुछ चीजें निकलती है, वो थोड़ा विस्कस लिक्विड होता है, ठीक है, वो सेमी सॉलिड होता है। कैसा होता है, सेमी सॉलिड। तो केमिस्ट्री में, स्पेशली पॉलीमर केमिस्ट्री में, ये जो विस्कस फ्लूइड होता है, जो सेमी सॉलिड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिन्स बोलते हैं। जिससे हम फर्दर थोड़ा सा चेंजेस या कुछ अंदर डाल करके हम क्या बनाते हैं, वी मेक इट पॉलीमर। तो याद रखना इस चीज को, रेजिन्स क्या होता है। तो देखो क्या होता है कि इसमें हमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या पढ़ना है, टेरिलीन। क्या पढ़ना है, टेरिलीन। अभी टेरिलीन का दूसरा जो नाम है वो क्या, डेक्रॉन। क्या नाम है, डेक्रॉन। ये कंडेंसेशन पॉलीमर से बनता है। जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन का कंडेंसेशन। अब जब कंडेंसेशन होगा तो व्हाट विल हैपन कि कुछ चीजें निकलेगी। अब जैसे कि क्या निकलेगी, स्मॉल मॉलिक्यूल निकलेगा। अब स्मॉल मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है, अमोनिया का मॉलिक्यूल हो सकता है, HCl हो सकता है, वाटर हो सकता है, एथेनॉइक मेथनॉइक हो सकता है, मेथनॉल इथेनॉल हो सकता है, ठीक। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो वैसे तो मैंने पहले आपको ये पढ़ा ही चुका है। इसको बनाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, इथाइल अल्कोहल, दैट इज CH2OH प्लस क्या यूज करेंगे, थेरेफ्थलिक एसिड, दैट इज HOOHC, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, नहीं ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा आपको इजी पड़े समझने के लिए। बेंजीन की रिंग बना लो यहाँ पे, ऐसे हो गया। सेम चीज यहाँ पर बना लो, एकदम सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ लीजिए।
दिस इज कॉल्ड एज इथाइल ग्लाइकॉल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो होगा क्या, व्हाट विल हैपन ओवर हियर, यहां से सबसे पहले आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ पे लिख दो -H2O। ध्यान रखना कहां से निकलेगा, तो फिर बचेगा क्या, फिर इसको ही ज्वाइन करना है, क्योंकि क्या है ये कंडेंसेशन है, तो ज्वाइंट ही होना दो चीज बाय रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। तो स्मॉल मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। ओवर हियर, फ्रॉम हियर दिस पार्ट एंड फ्रॉम हियर दिस पार्ट। याद रखना, क्या याद रखना है घर में गाइस, यहाँ से नो OH नहीं गाइस, यहाँ से इस बार सिर्फ H निकलेगा और यहां से OH निकलेगा, मतलब दोनों साइड से ना बराबर ही रहेगा, कोई चोरी चमारी नहीं होगा, ठीक है। इसमें से पहले OH निकला तो यहां से H निकला, अब यहां से H निकलेगा तो वहां से OH निकलेगा, मिला जुला करके -2H2 हो जाएगा। यहां से और यहां का मिला के एक वाटर मॉलिक्यूल और यहां का मिला करके दो वाटर मॉलिक्यूल, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अब बनेगा क्या, देखो, अच्छा देखो एक चीज मैं भूल गया, ये सारा कुछ होगा 420 टू 460 केल्विन पे, और आपको इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा, यू हैव टू पुट कैटलिस्ट। क्या डालना पड़ेगा, कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट का नाम क्या होगा, देखो जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। ये कैटलिस्ट देखो, पहले जो हमने पढ़ा था उसमें कुछ नहीं था, सिंपल था, दिस प्लस दिस, कंडेंसेशन हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, खत्म कहानी। अब ये बनेगा, अगर देखो आपके टेक्स्ट बुक में कैसा लिखा है, N लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे N, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इट विल बी N, 2 नहीं होगा, क्या होगा, N होगा। मतलब क्या है, N पॉली है, बहुत सारे ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है -NH2, मतलब N नंबर ऑफ दिस प्लस N नंबर ऑफ दिस, तो N नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। बनेगा क्या, वो देखते हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है बचा के यहाँ पे O CH2 यहाँ पे देखो, ये जब निकल गया तो इसका ये जो बॉन्ड है डायरेक्टली किससे अटैच होगा, इस वाले से अटैच होगा, किससे होगा, इस वाले O से, तो CH2 हो गया, O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड बेंजीन, दैट इज दिस ओवर हियर, दिस, वहां पे क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बच गया बॉन्ड। तो ये रहा तुम्हारा रिपीटिंग यूनिट। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है आएगा ना बॉन्ड यहाँ पे, बिकॉज H जब निकलेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके जाएगा, और यहाँ ठीक है, चलो, और यहाँ पे बॉन्ड इस तरीके से, ठीक। अब दिस इज नथिंग बट रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड एज टेरिलीन। इसका नाम क्या है, टेरिलीन, स्पेलिंग लिख लेना है, टेरिलीन, या फिर कुछ से सबसे मस्त एकदम डेक्रॉन। क्या बोल सकता हूँ, डेक्रॉन बोल सकते हो इसको। अब ये जो डेक्रॉन है गाइस, बहुत ही यूजफुल है, तो डेक्रॉन है यूजफुल बहुत है, ठीक है। अब इसके यूजेस मैं आपको बताता हूँ डेक्रॉन के, यहाँ पे लिख लेते हैं डेक्रॉन यूजेस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं ना, जो कुछ टाइम पहनने के बाद ना उसमें ना रिपल्स आ जाते हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे ना डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं बाहर, ठीक है। तो डेक्रॉन को यूज करके इफ यू ऐड डेक्रॉन प्लस कॉटन या फिर टेरिलीन प्लस कॉटन, तो जो मिक्सचर बनेगा दैट इज कॉल्ड एज टेरिकॉट। क्या बोलते हैं उसको, टेरिकॉट। अभी जो टेरिकॉट में ना आपके वो स्ट्रक्चर्स नहीं होते, छोटे छोटे जो डॉट होते हैं ना वो उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसमें वो डॉट्स नहीं होते हैं। अब उस डॉट्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली रिंकल बोलते हैं। यू वुड से रिंकल फ्री, आपको रिंकल छोटे छोटे नहीं मिलेंगे। अब इसको अगर वुल में डाल दिया, वुल में, तो इसको आप बोल सकते हो टेरी वुल। समझ में आया, इस तरीके से होता है। आपने देखा होगा कि जो हेलमेट के जो सामने का जो ग्लास होता है ना, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ व्हाट, टेरिलीन। वो टेरिलीन से ही बनता है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज पीईटी। अब पीईटी क्या है, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। बेसिकली मैंने बताया इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, बॉटल में, कंटेनर में ये यूज होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज व्हाट, पॉलीकार्बोनेट्स। अभी जो पॉलीकार्बोनेट है ये बेसिकली थर्मोसेटिंग रेजिन है। क्या है, थर्मोसेटिंग रेजिन मैंने बताया आपको क्या होता है, याद रखना। थर्मोसेटिंग में तीनों भी है, तीनों क्या थर्मोसेटिंग, ठीक है। चलो गाइस कॉपी करो, चलो। अच्छा गाइस एक चीज और, बेसिकली इट्स अ मिस्टेक, याद रखना कि ये जो आपका है ना
पॉलीकार्बोनेट इज थर्मोस्टैटिक, लेकिन जो पीईटी है ये क्या है, पीईटी एंड टेरिलिन आर थर्मोप्लास्टिक। ये दोनों क्या है, दीज आर थर्मोप्लास्टिक। कौन से पीईटी एंड टेरिलिन इज अ थर्मोप्लास्टिक, ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, नेक्स्ट टॉपिक इज polyamide linkage, polyamide esters, polyamides, polymers. Okay guys, the next topic is what, molecular mass and degree of polymerization of polymers. अब ये क्या होता है, देखो होता क्या है ना, इन द वेरी बिगिनिंग जब आपके एक मोनोमर दो मोनोमर, लेट्स से इसमें दो मोनोमर है, चलो कंडेंस हो रहा है चाहे एडिशन हो रहा है, मोनोमर तो मोर देन वन ही होने वाले हैं, ठीक है। तो जब ये कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, देखो मोनोमर्स कंबाइन होके, मोनोमर्स कंबाइन होके क्या बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमर बनाएंगे, मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमर, ये पॉलीमर ही बनाएंगे। अब इसका खुद का मास होगा, मोनोमर्स लिखा है मैंने, मोर देन वन है बराबर, तो इसका खुद का मास होगा, इसका खुद का मास होगा। अब इन्हीं मास को, जैसे फॉर एग्जांपल A प्लस B मिला करके आपका बना AB बना, क्या बना AB। अभी यही रिपीटिंग यूनिट है, वही आपके मोनोमर का सॉरी पॉलीमर बनने वाला आगे जाके, सॉरी। तो अब ये A प्लस B इनके क्या होंगे, मास होंगे। अब इनका ही एवरेज मास क्या होगा, इसका मास होगा, बराबर ना। जब दोनों को ऐड करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसका 3 है इसका 5 है, तो इसका क्या आएगा 8 आएगा, तो दोनों का एवरेज है ना, दोनों का ऐड करके ही बनाओगे, ठीक है। तो अब इसका एक मास बन गया, बराबर। अब ये मास जो है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्वियस बात है ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने मोनोमर है, जितने मोनोमर होंगे उतना इसका मास होगा, यस और नो, जितने मोनोमर है उतना उसका मास होगा। अब इसको हम बोलते हैं, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज डीपी। अब डीपी क्या होता है, नंबर ऑफ, लिखता हूं अच्छे से, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, चलो देखो फिर से एक बार फिर से समझाता हूं। आपने 2 3 4 जितने मोनोमर लिया आपने, अब उनका मोनोमर मिलाकर के क्या बनने वाला है, पॉलीमर बनेगा या मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमर बनेगा। अब इनका कुछ मास होगा तो उसका मिला जुला करके इसका मास होगा। अब इसका मास उसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्वियस बात है, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट की एक पॉलीमर के मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मोनोमर की यूनिट है। अब वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, मतलब जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हुआ है उसकी डिग्री क्या है, मतलब नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट है कितने, बेसिकली इस तरीके से। अब नॉर्मली क्या होता है कि या तो ये डीपी, इसको डीपी जो है या तो ये लो होगा या तो ये हाई होगा। इन दिस केस या तो लो होता है या तो हाई होता है। अगर लो है तो उसको प्रॉब्लम क्या होता है कि वो ब्रिटल होता है, टूट सकता है और बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है, इस वजह से लो को हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। हाई में क्या होता है कि हाई में बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, उनका मॉलिक्यूलर मास इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो हाईली टफ हो जाते हैं और बहुत ज्यादा टफ होने की वजह से ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, अनमैनेजेबल, आप मैनेज नहीं कर सकते। तो इस वजह से पॉलीमर केमिस्ट्री ने क्या किया, इसने ये बनाया मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में एक ऐसा लेवल बनाया जिससे कि आप क्या बना सकते हो, अपना प्रॉपर पॉलीमर बना सकते हो जो बहुत ही ज्यादा हर चीज में अच्छा होना, बहुत ज्यादा ब्रिटल होना, बहुत ज्यादा टफ हो, ठीक है। पॉलीमर हो क्या, पॉलीमर है क्या कि आप कोई भी चीज लाइफ में कोई भी चीज ऐसा बनाओ जो इजी हो, चीप हो और बहुत ज्यादा हाई वेट वाला ना हो और उसको आप कहीं भी यूज कर सको, ठीक है। प्लास्टिक है तो भाई प्लास्टिक आप चाहते हो कि हल्का ही रहे, तो बहुत हैवी ना हो, तो इसके बीच की और इसके बीच की वैल्यू में क्या बनाई जाती है, पॉलीमर। अब इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन या फिर आप बोल सकते हो क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन या द क्रिटिकल डीपी। अब इसने क्या किया, इसने एक वैल्यू सेट कर दिया, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो अभी जो मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, ये स्ट्रक्चर है नाइलॉन 6 का, दिस इज NH व्हिच इज नथिंग बट ओवर हियर, यहां पे
फ्री है, दैट इज CH2 5 टाइम्स, ये हटा देता हूं मैं, बॉन्ड CO यहाँ पे फ्री। दिस इज नथिंग बट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, नाइलॉन 6। इसका स्ट्रक्चर आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में समझाता हूँ, पहले ये देख लो आप। और इसके साथ में क्या लिखा, पॉलीथीन का, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 या सिंगल बॉन्ड ले लो और यहाँ पे फ्री कर दो ऐसा। अब आपको पता है कि इसके अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है तो दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा ना उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ऐसे देखो ऐसे, फर्दर ये बन जाएगा यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऐसे। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप बोलोगे सर ये तो है नहीं, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, इसमें होता है H बॉन्डिंग। क्या होता है? H बॉन्डिंग। और इसमें होता है वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस लिख लेना, ठीक है। तो अब दोनों में मुझे पता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें वैन डर वाल फोर्सेस है। अब आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वैन डर वाल फोर्स, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और ये बहुत ज्यादा वीक होता है। तो जो क्रिटिकल डीपी है, जो क्रिटिकल डीपी है, इसके लिए कि क्या रखा है इसने, मैक्सिमम रखा है, इसके लिए इसने लोअर रखा है। क्या बोलो भाई गाइस, इसके लिए लोअर है, इसके लिए मैक्सिमम है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका कि क्वेश्चन ये पूछा उसने, क्वेश्चन ये पूछा है, बेसिक क्वेश्चन बोल गया, क्वेश्चन ये बोला उसने कि नाइलॉन 6 जो है, दिस इज नाइलॉन 6 एंड दिस इज पॉलीथीन। नाइलॉन 6 की जो क्रिटिकल डीपी है वो लो है और इसकी क्या है, हाई है। क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, वैन डर वाल फोर्सेस बनाता है, इस वजह से इसकी हाई है, इस वजह से इसकी लो है। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो क्रिटिकल डीपी हेल्प कहां करता है, वेयर इट हेल्प्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हेल्प कहां पे करता है आपको, ये हेल्प करता है बताने में कि आप ब्रिटल और अनड्यूरेबल पॉलीमर कैसे बनाने से रुक सकते हो, अपने आप को रोक सकते हो, ठीक है। क्या देख करके, क्रिटिकल डीपी देख करके। क्रिटिकल डीपी ये बताएगा कि भाई ये आप थोड़ा मिनिमम के थोड़ा सा ऊपर बनाइए और मैक्सिमम के दरमियान में बनाइए। जैसे कि आप क्रिटिकल डीपी जो होगा, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट, आप इसके लिए क्या करोगे, लो रखोगे, कम यूज करोगे, लेकिन इसके लिए आप ज्यादा यूज करोगे, तभी तो ना इन बिटवीन आएगा। समझ रहे मेरी बात? इसके लिए आप नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट कम रखोगे, इसके लिए आप ज्यादा रखोगे। क्यों? क्योंकि इसका हाई है और इसका लो है। हाई बस क्रिटिकल डीपी का मतलब यही है कि कितने मोनोमर यूज करना है। इसके लिए लो है मतलब कम, इसके लिए ज्यादा है मतलब आपको ज्यादा नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा, इसका मोलिकुलर मास कम होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, ओके गाइस, वी आर गोइंग टू स्टॉप इट ओवर हियर। एक और लेक्चर में आई एम गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा चैप्टर शुरू करना है, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर में कैसा होगा, इट विल बी डन। तो मैं चाहता हूं कि बताओ अब इससे होगा क्या, आई कम टू नो दैट कि कौन कौन वीडियो देख रहा है, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट कहीं भी कुछ होगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डाउट तो आप पूछते हैं, तो हर लेक्चर में बताते हैं कि डाउट पूछना कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोग टेक्स्ट बुक को थॉरली रीड करो और मुझे बताओ कि सर आपने यहाँ गलती करी है या यहाँ मिस करा है, चाहे जो भी कुछ करा है, ठीक है गाइस। आई होप आप लोग ये करोगे, ठीक है। चलो बाय, अल्लाह हाफिज।